सेक्शन 176 डिफेक्ट्स इन अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर को इनवैलिड नहीं मानना। क्या होता है कि पहले तो हम डायरेक्टर को अपॉइंट कर लेते हैं, लेकिन बाद में हमको पता लगता है उसकी अपॉइंटमेंट इनवैलिड थी, किसी भी रीजन करके वो डिस्क्वालीफाई था या उसने कोई प्रोविजन वायलेट की है। तो एक्ट जो अभी तक उसने करे हैं, जब तक हमें नहीं पता था, उस एक्ट को तो हम इनवैलिड नहीं मान सकते, इट विल नॉट बी डीम्ड इनवैलिड। लेकिन जब हमें पता लग गया हो कि उसकी अपॉइंटमेंट इनवैलिड है, जब हमारे नोटिस में ये चीज़ आ गई, अब हम उसके किसी भी एक्ट को जो है वो वैलिड नहीं मान सकते, दैट इज इट विल नॉट टू बी डीम्ड वैलिड। सेक्शन 177 में पहली कमेटी आती है ऑडिट कमेटी, और 178 में आती है नॉन नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमेटी। दोनों की रिक्वायरमेंट सेम है, हर लिस्टेड कंपनी को ऐसी एक सच कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करनी है, और उस अनलिस्टेड को करनी है या तो उसका ना जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो 10 करोड़ और मोर है, दोनों की रिक्वायरमेंट बिल्कुल सेम है, या फिर उसका जो टर्नओवर है वो 100 करोड़ और मोर है, पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ और मोर है, टर्नओवर 100 करोड़ और मोर है, या फिर आउटस्टैंडिंग लोन डिबेंचर डिपॉजिट्स यानी कि जो बोरोइंग्स है वो 50 करोड़ और मोर है। तो हर एक कंपनी को ऐसी एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करनी है। दोनों में ही मिनिमम हमें 3 डायरेक्टर्स चाहिए, ऑडिट कमेटी में भी हमें मिनिमम 3 डायरेक्टर्स चाहिए, नॉन रेम्युनरेशन में हमें मिनिमम 3 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स चाहिए। ऑडिट कमेटी के मेजॉरिटी मेंबर्स जो है वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए, एनआरसी के हाफ मेंबर्स 50% मेंबर्स हैं जो इंडिपेंडेंट होने चाहिए। ऑडिट कमेटी का काम होता है स्कोप ऑफ वर्क डिसाइड करना डायरेक्टर्स का, एनआरसी का काम होता है किस डायरेक्टर को रखना है, किस डायरेक्टर को रिमूव करना है, उस चीज को डिसाइड करना। फिर ऑडिट कमेटी बिल्ड करता है इंटरनल कंट्रोल फाइनेंशियल कंपनी के, एनआरसी डिसाइड करता है कि किस डायरेक्टर को कितनी रेम्युनरेशन देनी है। फिर ये कीप करता है आई ऑन डायरेक्टर, एनआरसी जो है वो गाइड कर सकता है, रिमूव नहीं कर सकता डायरेक्टर को, क्योंकि ये क्लोज होता है टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड शेयर होल्डर। इसमें हम नोट करते हैं कि जो चेयरपर्सन है वो अटेंड कर सकता है जनरल मीटिंग और मेंबर बन सकता है कमेटी का, बट चेयरपर्सन ही नहीं बन सकता उस कमेटी का। और सेकंड पॉइंट इसमें ये आता है कि जो सीएस होता है वो सेक्रेटरी बन सकता है कमेटी का, और जो एनआरसी में हमें मिनिमम 3 डायरेक्टर रखने हैं, वो 3 डायरेक्टर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होने चाहिए। ये आता है इसमें हमारा सेक्शन 177 एंड 178 की पहली कमेटी में। सेक्शन 177 की दूसरी कमेटी आती है विजिल मैकेनिज्म, और 178 की दूसरी कमेटी आती है स्टेक होल्डर रेम्युनरेशन कमेटी। जो विजिल मैकेनिज्म है वो प्रोटेक्ट करती है इंटरेस्ट डायरेक्टर्स का, एम्प्लॉइज का। जो एसआरसी है वो प्रोटेक्ट करती है इंटरेस्ट हर एक तरह के सिक्योरिटी होल्डर का। विजिल मैकेनिज्म जो सेफ गार्ड प्रोवाइड करती है विक्टिमाइजेशन के अगेंस्ट, और एसआरसी कमेटी जो है वो कंसिडर करती है ग्रीवेंसेस को। विजिल मैकेनिज्म उस कंपनी में चाहिए, हर एक कंपनी जो लिस्टेड कंपनी है, या वो कंपनी जो पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, या जिस कंपनी की बोरिंग 50 करोड़ या उससे 50 करोड़ से ज्यादा है। और स्टेक होल्डर रेम्युनरेशन कमेटी उस कंपनी में चाहिए जो कंपनी कंसिस्ट करती है 1000 एसएसडीडी, 1000 से ज्यादा जिसके एसएसडीडी है, एस से शेयर होल्डर, एस से सिक्योरिटी होल्डर, डी से हमारे पास आ जाता है डिबेंचर होल्डर, या फिर अगला डी से आता है हमारे पास डिपॉजिट होल्डर। तो जिसके पास 1000 एसएसडीडी से ज्यादा है हमारे पास होल्डर्स, तो उस कंपनी में एसआरसी का होना बहुत ही जरूरी है। विजिल मैकेनिज्म ऑडिट कमेटी और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उससे मिलकर बनती है। एसआरसी का जो चेयरपर्सन होता है वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है, और जो मेंबर्स होते हैं डिसाइड किए जाते हैं बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सेक्शन 179 आता है जो बोर्ड के पावर्स की बात करता है। इसकी कोड की है कैम आईजीएफ डेटा, बोर्ड रेजोल्यूशन बोर्ड मीटिंग में पास करके काम चल जाएगा, क्योंकि बोर्ड को पावर है और कुछ नहीं चाहिए। सी से कॉल करना शेयर होल्डर से जो मनी अनपेड है, ए से ऑथराइज करना बायबैक के लिए सिक्योरिटीज के लिए, आई से इशू करना सिक्योरिटीज को, और एम से आता है बोरो करना मनीज को। फिर आईजीएफ में आई से आता है इन्वेस्ट करना फंड्स को, जी से आता है ग्रांट करना लोन्स को, एफ से आता है प्रूफ करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट को और बोर्ड की रिपोर्ट को। फिर डेटा में डी से आता है डाइवर्सिफाई करना बिजनेस को, ए से आता है अप्रूव करना अमलगामेशन मर्जर और रिकंस्ट्रक्शन को, और टी से आता है टेक ओवर करना कंपनी को, और ए से आता है एनी अदर मैटर एज प्रिस्क्राइब्ड। बोर्ड चाहे तो अपनी पावर डेलीगेट कर सकती है सीएमपीबी को, किसी भी कमेटी ऑफ डायरेक्टर को, किसी भी मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर मैनेजर ऑफ कंपनी को, या फिर चाहे तो डेलीगेट कर सकती है प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ कंपनी को, चाहे तो डेलीगेट कर सकती है ब्रांच ऑफिसर ऑफ कंपनी को अपनी पावर्स। सेक्शन 180 आता है जो रिस्ट्रिक्शन लगाता है जो पावर्स ऑफ बोर्ड पड़ी थी हमने 179 पे। कहता है बोर्ड रेजोल्यूशन तो चाहिए ही बोर्ड मीटिंग में, स्पेशल रेजोल्यूशन भी पास करो और अप्रूवल ले शेयर होल्डर्स का जनरल मीटिंग के अंदर। तो इसको याद करने के लिए कोड की है सिपर। अगर आपने सेल या लीज किया कुछ इन्वेस्टमेंट जो सब्सटेंशियली होल है पिछले फाइनेंशियल ईयर में, एक्सीड करती है 20% ऑफ नेटवर्थ या 20% ऑफ टोटल इनकम या 20% ऑफ वैल्यू ऑफ अंडरटेकिंग, तो आपको रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी। अगर आपने कुछ इन्वेस्ट किया वो कंपनसेशन जो आपने रिसीव की थी अमलगामेशन में, मर्जर में, रिकंस्ट्रक्शन में, तो आपको रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी। अगर आपका जो प्रेजेंट एंड प्रपोज्ड बोरोइंग है वो एक्सीड करता है पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम को, तो आपको रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी। या फिर अगर आपने रेमिट कर दिया या टाइम पेमेंट के लिए और टाइम दे दिया रीपेमेंट के लिए लोन के लिए डायरेक्टर को, तब भी आप पे रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी। मतलब अगर आपकी सिपर में से कोई भी एक ट्रांजैक्शन है तो आपके सेक्शन 180 लग जाएगा रिस्ट्रिक्शन ऑन पावर ऑफ बोर्ड, जो कहता है बोर्ड रेजोल्यूशन तो चाहिए ही बोर्ड मीटिंग में, प्लस स्पेशल रेजोल्यूशन भी चाहिए और अप्रूवल चाहिए शेयर होल्डर्स का जनरल मीटिंग के अंदर।